ठीक है, थिन रॉड का होगा सर्कुलर डिस्क, राइट, सर्कुलर रिंग वेरियस एक्सिस, राइट, ओके, रेक्टेंगुलर स्लैब। देखो इसमें एक बात समझो, I1 कितना, MB²/12। अच्छा अब एक बात सुनो ध्यान से, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, वो मुझे आंसर दो उसका। एक टर्म मैं सुनना चाहता हूँ, दिस इज सपोज एक 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ओके, एक एक्सिस ये जा रही है, एक एक्सिस ये है, और एक एक्सिस ये है, से 1 2 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट सबसे कम होगा? सेंटर वाली के 1 के अबाउट। यस सर। अच्छा अब इसको मैं एक काम करता हूँ, ये एक्सिस काम चला गया, नाउ ये एक्सिस समझ में आ रही है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस सर। ठीक है, और एक एक्सिस ये इसके पैरेलल, ये 4 और ये 5। पहले तो ये बता दो कि 1 और 4 में किसका ज्यादा, वो दोनों सेंटर से जा रही है ना भाई, 1 का 1 नहीं, 4 का ज्यादा होगा। तो फिर लॉजिक, जब वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो सुनो, एक अब आई है। अब एक बात, वो मैं समझ गया, तुमने वो एग्जांपल रख के देखा है, बराबर है? देखो जो एक्सेस किसी, पहली बात तो दो कैटेगरी ले ली हमने, एक वो एक्सेस जो बॉडी के प्लेन में लाई है, राइट, और एक बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक तीसरी एक्सिस किसी एंगल पर, ये किसी एंगल पर, जैसा भी लिया था ना रॉड का, ये रॉड ये ऐसे, बराबर। तो इसके ये 1 है, ये 2 है, और ये 3, और ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो पॉइंट कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं कि सेंटर हो, ठीक है। तो मैं किसी भी पॉइंट पी से इन तीनों को कंपेयर कर लूँ, तो जो एक बॉडी के अंदर लाई करती है उसके अबाउट लीस्ट आएगा, और बॉडी से जो मैक्सिमम डिस्टेंस बना कर रखती है, आई होप तुमने वर्ड पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ा होगा ये वर्ड, नॉर्मल किसी भी किताब में लिखा मिलेगा, मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों पे डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है? तो इस केस में जो 2 है, यस। हाँ 2 का इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि 2 के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा जैसे 3 के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजेस्ट है, समझ रहे हो ना? जो 3 वाली एक्सिस है बॉडी के अंदर लाई कर रही है, उससे मासेस की डिस्टेंस कंपेयर्ड टू एक्सिस 1 इज क्लोजर, राइट। एक बात, अच्छा अब हम दूसरा देखें कि अब ये एक एक्सिस जो बॉडी के अंदर है, एक सेंटर से पास हो रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो एक्सिस जो बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट पास होती है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बॉडी से लॉन्गेस्ट पास होगी
तो उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मिटी होगा, राइट? यस सर। अच्छा, उसमें से भी सेंटर वाली जो है वो प्रेफर करेंगे, बराबर। अच्छा, अब एक तीसरी बात और लेते हैं कि सेंटर से ही पास हो रही है एक एक्सिस, ये दो एक्सिस, ये तीन एक्सिस। अब कौन सी चूज करोगे? सेंटर से पास हो रही है, प्लेन में लाई कर रही है, तो कौन से सिलेक्ट करोगे? सर अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो तीनों का इक्वल होगा। नहीं, हाँ नहीं, मैं यूनिफॉर्म लिया ही नहीं, मैं तो आर्बिट्री ले रहा हूँ। तो वो जो ज्यादा लॉन्गेस्ट, यस। हाँ जो ज्यादा रहेगी क्लियर? हाँ ये बहुत एलिमेंट्री बात है बेटा। हाँ जेई यस मेंस तो तुम समझो या कंपटीशन समझो, बस हम्म, इसी तरह का सवाल उठा के रख दिए जाएंगे और कुछ नहीं होगा सर, ये क्वेश्चन। अब इसमें इस सेक्शन को देखे बिना तुम बता सको तो वन और टू, वन और टू में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? टू का किसका? टू और वन, मतलब 1 का ज्यादा होगा। जो सोच, ज्यादा देर रहेगी वो छोटी होगी, ऐसा था ना अभी पढ़ा था लॉन्गेस्ट पासिंग वैसे। हाँ लॉन्गेस्ट पासिंग का ज्यादा वैसे कम तो होगा बेटा। स्क्वायर। हाँ हाँ ए स्क्वायर ठीक है हाँ, वैसे तो टू उसको का ज्यादा होगा। वैल्यूज को मत जाओ, अच्छा उसको हाँ छोड़ो, वो ठीक है। जो राइट साइड लिखा उस पर मत उड़ियो, उसमें वैल्यूज ले रखी है, ठीक है, उसको हटा दो, वो तो बाद में अपन कर लेंगे। I1 लीस्ट, ठीक है, I2 हम्म उससे थोड़ा ज्यादा, और हाँ यस I3 जो कि परपेंडिकुलर उसमें सबसे ज्यादा होगा, बराबर है। हाँ यस सर। वो अलग बात है, यहाँ पर हम ये थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। हम्म, अभी एक एक्सिस में यहाँ से पास कर दूं जो डायगोनल होती जाएगी, ओके, उसका सबसे कम होगा। एग्जैक्टली, उसका और कम हो जाएगा। यस सर। हालांकि रेक्टेंगल है और स्क्वायर होता तो उसमें बराबर ही हो जाता, राइट? देखो ये स्क्वायर का केस, स्क्वायर स्लैब I2 I3 I1, गेटिंग? पर सब बराबर तो कैसे होगा? √2 हाँ, टाइम्स ए होगी ना लेंथ, नहीं नहीं किसकी बात सर कर रहे वो हो, पिछले वाले की, इसकी? डायगोनल वाले की। ये हम्म, डायगोनल थोड़ी है। रुक जाओ, मैं उस पे तो रेक्टेंगल पे तो बात ही नहीं की मैंने, स्क्वायर के केस में बोल रहा नहीं सर, स्क्वायर स्क्वायर में भी था। डायगोनल आजा, की जो अब लेंथ स्क्वायर होगी। स्लैब ही है, स्क्वायर स्लैब है बेटा। अब सुनो, स्लैब है। ये स्क्वायर है, देखो। I2 कितना होगा इसमें, I1 के बराबर आएगा क्या? हाँ, अब मेरे को खाली ये बता दो, जो I4 है, जो 4 वाली एक्सिस है, वो क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है ना? समझ में आ रहा है ना, क्रॉस हम्म लगा हुआ है एक्सिस 4। तो जो यस। 4 है, 4 प्लेन के परपेंडिकुलर हम्म है ना? इस 4 के हम्म अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई होप तुम्हें याद होगा, हम्म मैं याद दिला दूंगा, तो याद हम्म यस याद सर। दिला देता हूँ। पहले इसको याद रखना मुझे, ठीक है। ये है एक रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर का याद रखोगे तो स्क्वायर का अपने आप आ जाएगा। ये ए काम करता, उसको यहाँ से शुरू करता, रॉड है, रॉड का अबाउट सेंटर कितना हो, इसकी लेंथ है ए, कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। हम्म, ए हाँ ma स्क्वायर बाय 12। 12। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये हो गया, ये रॉड है, ये रॉड है, और ये रॉड के साथ में अब मैं एक रॉड ऐसे ले लेता हूँ, ध्यान से समझना, ये एक प्लेट है, ओके, ये प्लेट है, इसकी ये
बी है, ओके, और ये ए, इसका टोटल मास एम है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? me²/12 ही होगा। इसको कितना भी लंबा करो, वैसे होगा ना जैसे डिस्क होती है या सिलेंडर होती है ना भाई, हमारा उसका वेट भी आता है। गुड शॉट। अब सुनो, अब मैं इस रॉड को ऐसे कर देता हूँ, ये ए और ये बी, ऐसे, ये I1 है और ये बी है, ये I2 बता दो कितना है? ये एक mb²/12। अच्छा बी है, हाँ mb²/12। ठीक। अब देखो जरा, ये बी, ये कौन सी एक्सेस है? I1 है, देखो ध्यान से, ये वाली है ना, यस और ये कौन सी? I2। और इसको मैं बोल देता हूँ I, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ आई बात? हाँ यस सर, फिर आ जाएगा ma² I इक्वल्स टू ma²/12 प्लस mb²/12। ओके, यस सर। अगर ये स्क्वायर हो जाए अब, यानी हाँ, a इज इक्वल टू b, तो कितना हो जाएगा? ma²/12 प्लस ma², कितना आ गया? ma²/6। ma²। समझ आ गई बात? यस सर। अब सुनो, यस। हम डायगोनल की बात करते हैं। अब ये जो एक्स ध्यान देना, ये है हमारी आई, क्योंकि हमें इसकी डायगोनल बनानी पड़ेगी नेक्स्ट पेज में। ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस, इसके अबाउट लिखता हूँ मैं, आई कितना होगा भाई? ma²/6, राइट। अब डायगोनल ले लो भाई, ये I1 और ये I2, ठीक है भाई। I1 प्लस I2 इक्वल टू I, me²/12 अच्छा। ये परपेंडिकुलर होगा दोनों। हाँ यस सर, आ जाएगा। यस। I1 और I2 को सेम मान लेते हैं, I डैश, तो 2I डैश इक्वल टू I, तो 2I डैश ma²/6, तो I डैश कितना हो गया? ma²/12। अब सुनो असली क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, सेंटर से जाने वाली ये वाली एक्सिस डायगोनल नहीं है अभी, इसके अबाउट निकालना है। अब मैं क्या करूं इसके अबाउट निकालने के लिए? ठीक है, ये है सपोज I3 एक्सिस, ठीक है, जहाँ सेंटर से लेकिन डायगोनल नहीं है, ओके। व्हाट शुड आई डू, बताओ? अच्छा, तो सर इसमें वो जो डायगोनल में जैसे अपन ने एक I1 I2 माना था, वैसे कर सकते हैं ना कि एक और I मान ले इसके परपेंडिकुलर। ऑफ कोर्स, ये तो कहा है इसमें। अब इस I3 के, ये कहाँ से पास है सेंटर से?
ये ऐसे पास, ये I4 मान लिया, इसके जैसी ही होनी चाहिए, सो दैट हम लिखें I3 इज इक्वल टू I4 से I डबल डैश। ओके, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तो सिर्फ ये बोला गया 3 एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस, और तो कुछ थोड़ी कहा गया है। यानी कि ये जो होगी एक्सिस ये वाली आई, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाहर जा रही होगी, बराबर है। तो आई इज इक्वल टू I3 प्लस I4 एम ए स्क्वायर बाई 6, और I3 I4 दोनों आई डैश, दो आई डबल डैश, बराबर। क्लियर? अब देखो क्या है। समझ आ गई बात? अब ये सवाल सीधा पूछा जाता था भगवती, अब इसमें देख तुमने यही पूछा ना सबसे पहले कि I1 I2 I3 बराबर क्या थे? हाँ, यस है ना बेटा? तो सर हम COM से कोई भी एक्सेस पास करे उसके प्लेन में, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा। मतलब किसमें? स्क्वायर में? वो कह रही है सेंटर हाँ, ऑफ मास से पास करे मतलब तो। किसी स्क्वायर के केस में सेंटर ऑफ मास से प्लेन में लाई करने वाला कोई भी एक्सिस m स्क्वायर बाय 12 है। यस वही हो रहा है, यस ठीक? अच्छा, ये इस पर क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आते हैं, ये रॉड पर और ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर स्लैब पर। वेल, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर मालूम है, राइट? थ्योरम्स क्लियर है, सिर्फ पढ़ चुके कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में जानेंगे। From the above theorem, we can say that among several parallel axis, moment of inertia least above axis passing through center of mass, I2 is the least. Got it? वही बात जो हमने बोली थी, perpendicular axis theorem. This theorem is applicable only to the plane bodies. Coody. The theorem states that moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about two axes perpendicular to each other in its own plane and intersecting each other. Clear? इसमें कुछ बात नहीं, इसमें बस ये एक important बात है कि जो common point of intersection है, that need not to be center of mass. Clear? Yes sir. Okay, आगे चलते हैं. Radius of gyration is also clear. Yes. Yes sir. Okay. This concept is also clear. ये देख रहे हो, ये छोटा डिस्कस सेक्शन, इसका MIMR स्क्वायर बाय 2 ही होगा, मालूम है? Yes sir. देखो एक डिस्क है, हाँ DM मास मान के ना, यस नहीं, नो, मेरा क्वेश्चन समझ, now my question is there. This is a ring of mass 4 किलोग्राम. ये रिंग पूरी नहीं है, इसका ये जो एंगल है यहाँ से 60 डिग्री एंगल है, मास 4 किलोग्राम है, रेडियस इसकी 2 मीटर। ये एक डिस्क, इसका मास है 10 किलोग्राम। मैं इनकी ये वाली एक्सिस पूछ रहा हूँ, और कोई ये वाली एक्सिस समझ रहे हो? ये कौन सी एक्सिस है? क्रॉस वाली, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अंदर से हाँ, इसकी रेडियस है 4 मीटर, ये 2 मीटर। एक अलग अलग सवाल है, ये एक
ये 2, ये 3, ठीक है। तीसरा आता हूँ, ये स्फीयर है, जैसे सेब होता है ना, कटा हुआ है ऐसा, समझे, यहाँ से कटा हुआ है, 1/4 हिस्सा काट लिया, बचे हुए का मास, मतलब ये अच्छा खासा, हाँ आराम से पूरा ये पूरा सेब था, इसको जो भी मास था उसमें से इतना हिस्सा काट लिया, 1/4 काट लिया, ठीक है भाई। तो बचा हुआ जो मास है वो 20 किलोग्राम, और रेडियस जो है उसकी 5 मीटर। सारी बातें समझ में आई ना। ये रिंग है, ये हिस्सा 60 डिग्री है, ये डिस्क है, ये हिस्सा आपको 90 डिग्री है, ये स्फीयर था पूरा, उसमें से 1/4 हिस्सा काट लिया, बचे हुए का मास 20 किलोग्राम, रेडियस 5 मीटर। एक्सेस वही है जो स्टैंडर्ड होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 होता है, आराम से। सर फर्स्ट और सेकंड केस में तो हाफ mr² ही लगाएंगे ना? आया। सर फर्स्ट और सेकंड में हाफ mr² ही लगाएंगे ना? ये तो पूछना तुमसे। तो फिर वो वही छोटा छोटा मास कंसीडर करके निकालना, वैसे करे क्या? आंसर निकालो पूरा, फिर आराम से बताना। वो तो फिर वैसे हाफ फर्स्ट वाले mr² लगा, केस में आर 8 की आ रहा वैल्यू है। 2 है ना? हाँ हाँ, हाँ, पहले 8 आ रहा है, फिर 80। 880 आ रहा है। हाँ यस सर, फिर 250 आ रहा है। थर्ड वाले कैसे किया? थर्ड वाले में भी फॉर्मूला लगेगा ये वाला? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड शेप तो निकली नहीं है। मुझे नहीं पता, देखा। मुझे लगता है ऐसे ही होगा। सुनो, हाँ यस। मैं बताई थी ये बात, तुम्हारे को देंगे, सब बच्चों की आदत ऐसी होती है, वो बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, हाई फाई बातों में, छोटी बातों में भूल जाते हैं। वो सवाल उठा के उसे देखो, सुनो ध्यान से। अगर ये डिस्क है, ठीक है, तो जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते हैं, हम dmr² कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बराबर। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर ये डिस्क है, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
मतलब समझो, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन सपोज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। ओके, अब मैं तुमसे पूछूं इसका ये जो सेक्शन है ए बी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? यही होगी। अब ये जो मैंने कहा, ये जो dm r² है, इसके अंदर एक्चुअल में अगर मैं कहूँ कि इसके सरफेस की इक्वेशन या इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होगी तभी तो आ रहा है। भाई इस अंदर की कैलकुलेशन को पता है कि मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डिस्क की। आई होप यू आर गेटिंग। इस मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसमें ये इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। am I right? Are you getting what I'm trying to say? कि this is going for disk, right? अब मुझे इतना सा बता दो कि अगर ये डिस्क यहाँ से कट जाए तो क्या डिस्क नहीं रहेगी मैथमेटिकली? अब जो तुम dm r² करोगे, मास ही तो बदला, रहेगी तो डिस्क। जैसे तुमने कहा कि ये लाइन है, इसका सेक्शन ये भी तो लाइन ही है। तो ये जो कैलकुलेशन जिस मैनर से होगी उसी मैनर से तो ये कैलकुलेशन होगी। मतलब ये कि अगर ये कंप्लीट डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो भी मास है 2 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम हटाओ, ठीक है, और इसकी रेडियस है 2 मीटर्स, ठीक है भाई। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हो गया mr²/2, ये गया 20। ओके, अब मैंने इसमें से ये बोला कि इतना हिस्सा कट कर दिया, बराबर है, और ये जो मास रह गया वो 7 किलोग्राम में आएगा। कोई बात नहीं, अभी है तो डिस्क ना, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, mr²/2, 7 × 2² 2। मास ही तो चेंज हुआ। पर सर इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तो चेंज हो गया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चेंज हुआ? पर एक साइड से मास चला गया। मैं कुछ तो बता दो, चलो रिंग पे आ जाता हूँ। ये रिंग है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है x² + y² = a² - easy as possible, राइट? ऐसे, ठीक है। नाउ आई से कि ये है, इसकी रेडियस a है, ठीक है, ओरिजिन वो है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? मतलब वैसे तो यही आएगी अगर इस पे किसी पॉइंट पे ले तो, पर ये प्रॉपर अच्छा, सर्कल एक जगह जहाँ तुम बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे, सुनो, जहाँ तुम्हारे दिमाग में सवाल डेफिनेटली उठेगा ही नहीं। एक रॉड है, इसका मास है 20 किलोग्राम और लेंथ है इसकी 10 मीटर्स। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्या फॉर्मूला? ml²/3, 20 × 100/, ओके, 2000/whatever, ठीक है, 30 किलोग्राम कर देते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आसान। कितना आ गया? 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, किसी ने ये जो रॉड है वो तोड़ दी और तोड़ के कर दी 8 मीटर। अब इसका मूवमेंट हमने सब बताओ क्या होगा? 20 × 64
सॉरी 30 into 64 by 3 हम्म 640 हेलो सो 640 फॉर्मूला क्या यूज किया? वही ml² by 3 अब क्यों किया? सर ऐसे तो फॉर्मूले का यूज देखो मास पर यूनिट लेंथ इसको 3 6 छोटा करके मास कितना हो जाएगा 24 kg है ना? हाँ तो लिखा तुमने m डैश l डैश स्क्वायर बाय 3। ओके चलो देख लेता हूँ सही है कि नहीं। 64/3 8 चौक 32 8 चौक 41 और 3 यही है ना? है ना? हाँ अब मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ फॉर्मूला ml² में डायरेक्ट यूज कर लिया, कैसे किया बेटा? एक और मैं तुम्हें डिस्कशन को दूसरी तरफ ले लो। आर्केस्ट्रा इंटरेस्टिंग बात सुन। मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है वो क्या है? mr², है ना? ये रॉड का तुम ml²/3 कैसे ले आते हो? तुम ऐसे करते हो। रॉड का मामला तुम्हें बहुत सीधे सीधे समझ में आता है, इसलिए तुमने वहां क्वेश्चन नहीं किया। रॉड के मामले में इस एक्स के बोर्ड जब निकालना होता है तो तुम कहते हो कि चलो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx मास मान लेते हैं, बराबर? डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो जाता है, बराबर? जबकि इसके अलावा तुम रिंग के मामले में जो कैलकुलेशन करते हो, अगर रिंग की कैलकुलेशन तुम सर्कल मान के मैथमेटिकली करके देखो ना, पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये r और ये थीटा, बोलो कर सकते नहीं कर सकते? ऐसे कराई नहीं जाती। बताता हूँ तुम। अब इसका dm होगा म्यू r d थीटा, बोलो है कि नहीं? और इसका di होगा dm r²। नहीं समझ रहे? पोलर कोऑर्डिनेट है। ये di हो गया म्यू r, ये r² का r³ d थीटा। म्यू इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ, बाद में बात करते हैं। डी आई म्यू r³ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। कर सकता हूँ मैं, 0 से 2 पाई नहीं करता, मैं पूरा निकाल के बता दो तो बात समझ आएगी। म्यू r³ हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? अब ये जो मास है मान लो m है, तो लेंथ कितनी होगी? 2 पाई यार, है ना भाई? तो म्यू क्या बना? m/2 पाई r³ 2 पाई क्या आ गया? mr² आ गया। अब एक बात सुनो, अब ये रिंग जो है वो इतनी है, तो आर्बिट्री एंगल लगा लो,
180 प्लस 60 240 डिग्री, और ये एंगल है 240 डिग्री, मतलब π/3 2π/3 60 6 24 4π/3 बराबर है ना? हम्म हम्म ओके, बस कितना बता दो, ये सब कुछ तो कहानी सेम हो, लिमिट चेंज जाएगी। म्यू आर क्यूब 0 से 2 या 4 π/3 बराबर है। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है? म्यू आर क्यूब अल्फा, ठीक है भाई। अब मुझे ये बता दो, ये जो आर्क लेंथ है, मतलब इसका मास है m, इसका भी मास m, कुछ भी मान लो, m डैश मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? अब जो म्यू लिखना है तो बोलेगा मास अपॉन लेंथ लिखोगे ना भाई। अब लेंथ बता दो यहाँ पे कितनी है पूरी, 4π/3r, कितनी? 4π/3r, 4π/3r, या अल्फा आर लिख दूं, आसान है। हाँ अल्फा, तो ये बना m/α इंटू आर क्यूब अल्फा, अल्फा क्या आया? mr², वही आया कि नहीं? यस यस एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन जो करके दे रखी है वो तो मैंने आसानी के लिए दे रखी है, ठीक है? कि हम एक डिस्टेंस फिक्स मान लेते हैं। अब सेम यू कैन डू फॉर डिस्टेंस, लेकिन अब उसके केस में मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो तुमने तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं। प्लेन जो आता है ना, सबसे लास्ट में पढ़ते हो, प्लेन, अब उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मास लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। अभी मुझे प्लेन की इक्वेशन में करना, आंसर वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम ध्यान करो, जब इसकी डेरिवेशन निकालते थे तो उसमें इस डिस्क को रिंग से मिलके बना हुआ मान ले, याद है? अभी बात समझ में आ रही है मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ यस सर, शेप वही रहनी चाहिए, उसकी मैथमेटिकल, सुनो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है काम की, कि मैथमेटिकल डेफिनेशन वही होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? वही तुम लाइन की इक्वेशन लिखते हो, टेबल, उसका कुछ सेक्शन है, उसकी भी इक्वेशन सेम आती है ना भाई। यस सर, ये कहना चाहिए, ये वही बात है। देखो सर, इसमें समझा के रखा है, ये पढ़ लो आराम से। If a portion of symmetry is cut about an axis and mass of the remaining portion is m, then moment of inertia of the remaining portion is same as the moment of inertia of the whole body of same mass m. Clear? yes sir, दोनों डायग्राम बना के दे रखे हैं। Moment of inertia of the section shown a part of circular disk about an axis perpendicular to its plane passing through point O is half of mr square, as the moment of inertia of the complete disk is also half of mr square. Clear? Right side बना के दे रखी है B. Suppose the given section is 1/nth part of the disk, okay? Then mass of the disk will be nm, okay? Then I disk is equal to, देखो ध्यान से ना, दे रखा पूरा पूरा। Suppose the given section is 1/nth mass of the disk, okay? Then the mass of the complete disk is nm, right? So I disk equals to 1/2 nm r square. So I section must be 1/nth of I disk, and that is mr square. But yes clear? yes ये बात तुम्हें एलन में नहीं बताई हो, आई डोंट थिंक बताई होगी, तुम्हें याद है? ये बताई नहीं? नहीं लिखी हुई सर, मैंने तो नहीं बताई शायद। इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होगा, ये पूरा बताया भी होगा।
बोला तो होगा, ऐसी बात नहीं, स्टेटमेंट तो किताबों में लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट बोला होगा लेकिन उसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तुमने भी ध्यान नहीं दिया, टीचर ने भी। और बड़े काम की चीज है पूरी रोटेशन में। खैर एग्जाम्पल से ये तुम खुद करके देख सकते हो क्वेश्चन। मैं कोई बढ़िया से एग्जाम्पल लूंगा। ये वही एग्जाम्पल है ना, साइन अल्फा वाला। इंट्रोडक्टरी को सेव दिया था। एंगुलर वेलोसिटी, ये डिटेल में जाते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन, ठीक, नो दैट। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, हाँ ये बात मालूम है ना, ये चीज। Consider two particles A and B on rigid body. In translation and rotation motion, in general, velocity of A is not equal to velocity of B. I hope you are getting. सुनो, एक ऐसे रफ किसी शेप का 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेट है, ठीक है, सर्कल नहीं है, आर्बिट्ररी शेप, किसी भी शेप की, कोई भी चीज पे, लकड़ी का कार्डबोर्ड है, ठीक है, तुमने उठा के उसको फेंक दिया जमीन फर्श, बराबर। अब वो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है। उसको जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, क्लियर है। मैं उसको सिंपल लेता हूँ। तुमने क्या किया, ये टेबल पे डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। ये टेबल होगी, इस टेबल पे एक रॉड ऐसे घुमा के फेंक दी, ऐसे जैसे किसी ने कुछ टाइम फेंक दिया, खेल रहे हो ना, ये घुमा के ऐसे घूमती कैसे भी जैसे मर्जी जा रही है, बराबर, समझ रहे हो। ये रॉड है, ये भी ये ग्राउंड पे जैसे मर्जी मूव करते जा रही है, हमने किसी ने उठा के फेंक दी, किसी बच्चे ने, किसी ने, बराबर। अब इसको जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनकी कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है ना भाई, कोई सर्टेन रूल तो नहीं है। तुमने उठा के फेंक दिया, अब वो रोलिंग मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने उठा के फेंक दिया, बात खत्म हो। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, एग्रीड। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक खास बात है, वो क्या है कि हमने किसी टाइम इसका फोटो खींच लिया और हमने देखा कि ये जो पॉइंट ए था इसकी वेलोसिटी इधर थी और पॉइंट बी की वेलोसिटी कुछ यूं मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो ए था, डायग्राम में तो अच्छे से बनाता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ, अच्छा लगा कि ए इस तरफ भाग रहा था और बी कुछ इस तरफ भाग रहा था, ये ऐसे मान लेता, इधर भाग रहा था, ठीक है, रोटेट करा ना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी थी v1 और ये एंगल था अल्फा और इसका ये एंगल था बीटा और इसकी वेलोसिटी थी v2, ठीक है भाई। ये तो हमें जानकारी मिल गई यहाँ से। मैंने कहा ए और बी की वेलोसिटी मतलब v1 और v2 कुछ भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, और अल्फा बीटा भी कुछ भी हो सकते हैं, बराबर है। लेकिन एक बात रहनी है, वो क्या, ये जो v1 cos अल्फा है और इधर से v2 cos बीटा, किसी भी मोमेंट पे ये दोनों बराबर होंगे, एग्रीड और नॉट। यस क्योंकि B और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको होने का मतलब लेंथ छोटी हो रही है या बढ़ रही है। इसका मतलब B अप्रोचिंग टुवर्ड्स A मस्ट वेलोसिटी बी 0, रिलेटिव वेलोसिटी B की A के अलाउ या A की B के अलाउ, कुछ भी ले लो, राइट। यस यानी v2 cos अल्फा माइनस v1 cos अल्फा कर दो या v1 cos अल्फा माइनस v2 cos अल्फा, मतलब A की B के रिलेटिव ले लो, B की A के रिलेटिव ले लो,
आई होप तुम्हें जानते हो जिसके रिलेटिव लिया जाता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट? तो ये तो बराबर है ना, वही बात है। तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए आप रिजिड बॉडी उठा तो क्या दिक्कत है? कोई भी जो 2 पॉइंट है, समझ आई बात? Along AB, their components are always equal or this is right. एक रिजिड बॉडी की डेफिनेशन यही है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि ड्यूरिंग मोशन द इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज, राइट? एक चेन होता है, वो गाड़ी की चेन होती है, साइकिल की, बाइक की, किसी भी चेन, वो सॉलिड तो है लेकिन रिजिड बॉडी नहीं। आई होप यू नो, जानते थे? यस सर। उसके बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस चेंज हो सकता है ड्यूरिंग मोशन, बराबर है? हाँ हो जाएगी, हाँ यस सर। ये लो, अब एंगुलर वेलोसिटी की कहानी की बात करते हैं। ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का जो कंसेप्ट है उसकी स्टार्टिंग होती है। If the components are not equal, ठीक है, चलो हटाओ उसको। Not if the components are not equal, then the distance AB will either increase or decrease, जो हो नहीं सकता, ठीक है। Find relative component perpendicular to AB divided by the distance। अब सुनो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। Look, इस केस में ये रॉड जो उठा के फेंकी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। अब एक बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल इजीएस्ट पॉसिबल एग्जांपल देता हूँ, देखते चलना। ये एल लेंथ की रॉड है, ये 2 एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। इसकी ये जो वेलोसिटी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसकी वेलोसिटी है 2v0 और इसकी वेलोसिटी है v0/2। किसी मोमेंट, ध्यान देना, ये चेंज हो सकती है, किसी मोमेंट की बात है। अब किसी से तुमसे पूछा जाए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो क्या बताओगे? 3v0/2 है। नहीं, अब यहाँ पे एक बात समझो। पहली बात तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होगी वो पॉइंट इस रॉड पे होगा ही नहीं, वो यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर होगा, इससे बाहर होगा। सुनते जाना पूरी बात। विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो ए और बी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना भाई। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है? ओमेगा ए ओ ओमेगा बी ओ बराबर होनी चाहिए। एग्री करते हो नहीं? यस सर। एक रिजिड बॉडी के का क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब क्या होता है, सारे जो पार्टिकल्स हैं सब सेम होते हैं ना भाई। यस सर। दिस इज 2v0 L plus x v0/2 x, v0 cancel, ये 4/L plus x is equal to 1/x, 4x is equal to L plus x, x is equal to L/3। इस ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट इस वक्त ये रॉड इंस्टेंटेनियसली कंप्लीटली इसकी सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रही है। बिल्कुल वैसा है जैसे अगर रोल करती हुई बॉल है, तो जब वो रोल कर रही होती है तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के रिलेटिव की वेलोसिटी कितनी थी? 0। इस पॉइंट के अबाउट इसके सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट चेंजेस एवरी मोमेंट।
इंस्टेंटेनियस बोला है, राइट? तो इसके केस में एंगुलर वेलोसिटी अब यहाँ निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे किसी में भी रख दो, 2v0 अपॉन एल प्लस एल बाई 3 माइनस 4/3 एल, या गया 3/2 v0 बाई एल, या उसमें रख दो v0/2 l/3 3/2 v0 बाई। क्लियर? अब एक सवाल तुम कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। एक मिनट सर, एक मिनट सर। रिकॉर्ड करो, चिंता मत करो। अच्छा, यूट्यूब पे डालेगा ये? यूट्यूब पे डालोगे ना सर? हाँ चलो, रिकॉर्ड हो पा रहा है, मैं देख रहा हूँ। दिक्कत आ रहा, पॉज रिकॉर्डिंग चल रही होगी। हाँ हाँ ये सर। क्लियर? हाँ ये सर। चलो आगे। यस सर। ये रॉड है, मैं ना सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? दिस वेलोसिटी इज 4v0 and this velocity is v0, length is l, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। और अब तो तुम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी समझ गए हो, है ना? वो भी बता दो। आज जूम मेहरबान है, 40 मिनट काट लिया। हाँ सर। पता नहीं आज क्या हो गया। स्काइप पे नहीं करी क्या? बेटा स्काइप पे नहीं करी? नहीं, जूम पे चल रहा है। वो कुछ हाँ मतलब आज स्काइप पे नहीं करी। पता नहीं तो क्या हो गया आज, भूल गया। इन लोगों ने यूज करना कम कर दिया। चलो सॉल्व करो। yes। हाँ सर आ गया। एक मिनट मेरा क्या है? इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आई थी भी? एक मिनट। एक्स की वैल्यू -l/5, मतलब वो जो नीचे वाला पॉइंट है उससे l/5 ऊपर। अच्छा ऊपर, ओके। तब मैं सोचू नेगेटिव कैसे आ रहा है ये। हाँ ठीक है। हाँ इसी रॉड पे ही लाई करेगा ये। आई डॉट दो, ठीक है। हाँ 5v0। यस सर, हो गया। फाइव वी नॉट पहला है ना?
ये वाला टॉपिक तुमको मतलब इधर ही स्टार्टिंग में कराया या फिर बाद में कराया? शायद हमें तो काफी बाद में कराया था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए थे ना सबके सारे ऑब्जेक्ट्स के, उसके बाद में ही था ये इंस्टेंटेनियस पैरेलल एक्सिस थ्योरम और वो सब आई, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आया। यस सर, आ गया। यस। कितना है? 5v0 नीचे by वाले L। पॉइंट से L/5 ऊपर IUR तो, और ओमेगा की वैल्यू 5v0/L। अब हमें क्या करना है इस केस में, इनके बीच में, राइट, है ना? ये डिस्टेंस है, यही है ना? हाँ सर, ये v0 को मैंने तो माइनस v0 ले लिया था। 4v0 by L minus x, v0 by x, 4x equals to L minus x, 5x equals to L, x equals to L by. Then omega equals to v0 by x, v0 L by 5 v0 by L, right? Yes sir। अच्छा, अब एक और बात समझो। एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस और नो? यस सर। एक सर्कल पे का सेंटर, एक आर्क लो, वो जितना एंगल सेंटर पे बनाता है पेरिफेर पे उसका आधा बनाता है, याद है थ्योरम? बताता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट देखो पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहले तो उसको सर्कल में समझाता हूँ। ये कोई आर्क है AB, ये पेरिफेरी का पॉइंट, अगर ये एंगल अल्फा है तो कितना होता है? 2 अल्फा। पढ़ा है ना, तो 10th क्लास में थ्योरम। यस। यानी पॉइंट P के, अगर ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है A से B की तरफ, तुम इसको O के रेस्पेक्ट में देखो या P के रेस्पेक्ट में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। ये एक कार ऐसे जा रही है इस रोड पे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने वाले लोग यहाँ पर, ये पर्सन A, ये पर्सन B, ये पर्सन C, कार यहाँ पहुंच गई, कोई डिस्टेंस x बराबर, इसके रिलेटिव डिस्टेंस r1, इसके रिलेटिव r2, इसके रिलेटिव ये r3। ए ने ए से जो एंगल बना θ1, बी से जो बना वो θ2, सी से जो बना वो θ3। अब ए बी और सी तीनों के रिलेटिव जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो सेम आएगी, डिफरेंट है? डिफरेंट। फास्टेस्ट किसके रिलेटिव आएगी एंगुलर वेलोसिटी? सी। सी। एक नियरेस्ट। अब एक चीज बताते हैं, ऑब्जर्वेशन सुनो। तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन, वो भी रात के टाइम, दिन में नहीं, ठीक है, या दिन में भी हो, ठीक है, और बहुत दूर की चीजों को देख रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास दूर, हमारा जो विजन है वो रिलेटिव है, ठीक है,
हम कैसे चीजों को देखते हैं, एक बात समझो, जैसे एक बहुत लंबा हाईवे है, ठीक है, हाईवे पर बहुत दूर तुम्हें कोई गाड़ी दिखाई दे रही है, अकेली गाड़ी, तुम्हें नहीं पता चलेगा वो पास आ रही है कि दूर जा रही है, अनलेस उसके आसपास कोई मान लो पोल है या कोई बिल्डिंग है, तुम्हें पता ना चले। मेरी बात समझ रहे हो? रिलेटिव हमारा विजन है, हम रिलेटिव चीजों को देखते तब अंदाजा लगता है कि कौन किसके रिलेटिव फास्ट स्लो है। अब अगर तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम बहुत डिस्टेंस की चीजों को देख रहे हो, तो तुम्हें चलती नहीं दिखाई देती, एक्चुअली तुम्हारी आंखों से उसका विजुअल एंगल बनता है। अगर वो एंगल चेंज हो रहा है तो तुम्हारे हिसाब से ट्रेन चल रही है, अगर वो एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ट्रेन नहीं चल रही है। अच्छा, कई बार मैंने कई बार बचपन में एक्सपीरियंस किया, जब मैंने इसको सोचा तो आंसर नहीं मिला था। मैं अलवर से बैठा जयपुर तक, ठीक है, ट्रेन में वहाँ साइड में जहाँ दरवाजे के पास बैठ गया आराम से, गर्मी के अंदर चांद देखते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अलवर से रह रहा था जयपुर तक, मेरे रिलेटिव चांद की पोजीशन वही थी ऑलमोस्ट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हमारा ऑब्जर्वेशन रिलेटिव, हम खूब डिस्टेंस चल ले, ठीक है, तुम जयपुर से आगे निकल जाओ, तुम सपोज आगे अजमेर निकल गए, पता नहीं तुमने 500-600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल, तुम्हारे हिसाब से चांद चला ही नहीं। तो हुआ क्या कि दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, हम यहाँ पर हैं, अब हम यहाँ पहुंचे, हमारे से आंख पर चांद का जो विजुअल एंगल बना वो ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि डेली लाइफ में एंगुलर वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, बहुत रोल है। ये ए जो यहाँ खड़ा है और बी और सी और दूर जाते जाओ डी, जब ये कार इसके पास से निकलेगी तो ए को बहुत तेजी से गर्दन घुमानी पड़ेगी, देखना, बी को स्लो, डी को, सी को और स्लो, डी को और स्लो, आराम से। ये गर्दन घुमाना ही एंगुलर वेलोसिटी है। गेटिंग माय पॉइंट? इफ इट इज डिस्कस्ड एनीवेयर, राइट, तो यहाँ ये बात समझ आए कि भाई एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है क्या, इसे क्लियर। अब ये देखो, इसमें पूछिए, निकाल के बताओ जरा एंगुलर वेलोसिटी, पूरा सॉल्व करो सर। ऐसा सब क्वेश्चन टेस्ट में भी था ना? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही था। इसमें कहाँ मानेंगे एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? बी तो जैसे आगे जा रहा हो तो इनकी वेलोसिटी, जैसे बी की वेलोसिटी बी भी मान ली और फिर उन एंगल्स को कंपेयर कर लिया क्योंकि 60 दे रखा है, तो उससे आ जाएगा ना। कैसे? बी की वेलोसिटी आगे जाते जाते बी भी मान ली। अब जैसे सर ने बताया ना कि रॉड के जो अलोंग होगी वो वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बराबर होंगे, उससे कर अच्छा, सकते हैं। हाँ।
हेलो। हाँ, आगे क्या? वही आई है बी की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में एक्सिस ऑफ रोटेशन का कहाँ माने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इनके ऐसे कंपोनेंट्स ले लेना जो एक दूसरे मतलब जो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए ना वैसा सा कोई एंगुलर ऐसे वो बन जाए कंपोनेंट। करो करो डिस्कस करो सर आंसर इसमें आया है मोशन, तो ये रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है। हाँ और इसकी वेलोसिटी आई है एंड बी की v0/√3 और एंगुलर एक्सीलरेशन आया है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी आई है 2v0/√3l। चलो देख लो अपना सॉल्यूशन। बी भी √3 v0 ही आई थी। भाई जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है अलोंग लेंथ वो तो सेम रहेगा ना दोनों का। हाँ मैंने cos 30 समझ आ रही बात? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ सोच देखो वी नॉट का इधर कंपोनेंट जो है इधर, समझ रहे हो बी की तरफ, हाँ सर और मैंने बी की cos वेलोसिटी व्हाटएवर, ठीक है। 30 अच्छा इन्होंने जो एंगुलर वेलोसिटी निकाली है उससे ना निकाल के अगर मैं ऐसे भी निकाली, इन्होंने ऐसे निकाल लिया तो दोनों का कंपोनेंट इधर लिया बस, यस रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के डिवाइड बाय एल कर दिया। एक्चुअली जो पहले मैंने क्वेश्चन दिया था ना ये वाला इस तरह क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 4v0 था, 4v0 और v0 है अपॉन एल, ये था ना डिस्टेंस। एक्चुअल में क्या कर सकते हैं इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी 4v0 माइनस माइनस अपॉन एल, ये आया था ना 5v0/l। इस केस में ऐसा भी कर सकते हैं, ये रहा वही किया है v0 आ गया खत्म बात, उसका कंपोनेंट है ना इधर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। या ऐसे भी नहीं करें तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो वेलोसिटी है
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होगा, और कई जगह आएगा ऐसा कि अगर 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी मालूम है, ठीक है, ऐसे, तो उनको एक्सटेंड करो जहाँ इंटरसेक्ट करें, वो इंस्टेंटेनियस स्लो रोटेशन हो जाएगा। आगे पढ़ोगे तो मैं ठीक है, हाँ यस हो जाएगा। ये सवाल कर लो तीनों, चलो, क्योंकि ये वो पार्ट है, आज तो मुझे मालूम था कि तुमने कभी छुआ भी नहीं होगा। क्योंकि सब लोग यहाँ से शुरू करते हैं, टॉर्क्स। तो तुम करो, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। आया?
हम्म तुम्हारे पास बुक या पीडीएफ तो है ही ना? हाँ यस। बेटर छोड़ दो अभी। हाँ यस। क्या सर? क्या है? मतलब तुम्हारे पास होता है, ठीक है, ट्राई कर लेना। ओके, पीडीएफ होगी ना ये वाली बुक की? हाँ। और इसके न्यायालय के पास है। हेलो। हाँ हेलो। हर्षल। कनेक्टेड है हम। हेलो। हेलो हम्म। हेलो। हाँ सर, अब आई आवाज, बीच में आवाज चली गई थी। मैंने कहा ये पीडीएफ जो है बुक की तुम्हारे पास होगी ना? मैं यस। पीडीएफ में से पढ़ा रहा हूँ, यस। एग्जैक्टली बुक में से पढ़ा रहा हूँ। खैर, ये कॉमन क्वेश्चन है। टॉर्क ये सब पढ़ चुके हो, राइट? चले, ये कर दो, चलो सॉल्व पूरा। आई होप तुम्हें इससे आइडिया होगा, राइट? सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा 2t square, right? cp is 2 meters. In terms of I cap, J cap, K cap at t equals to 1 second, find omega alpha, linear velocity of particle lying at P, linear acceleration of particle lying at P. Good question. क्वेश्चन सब कुछ पूछ लिया एक्चुअली। ये तुम्हारी जो नॉलेज है वेलोसिटी, एंगल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सबको लेकर के क्या है। रेडी, सॉल्व करो। हर्षल, लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? आईजी के टर्म्स में कैसे? पता नहीं यार, लीनियर वेलोसिटी नहीं समझ आ रहा। ओमेगा 2 और अल्फा 4 आ रहा है क्या? हाँ, पर क्वेश्चन में बोला इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के आर टी टू 1 सेकेंड। ओमेगा तो वही होगा और अल्फा भी। हाँ, आई जी के लीनियर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी।
लीनियर वेलोसिटी नहीं आ रहा। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब होता क्या है ये? तो सिर्फ बी पूछ रहा है ये क्वेश्चन। एंगुलर दो वेलोसिटी होती होंगी ना, एंगुलर और लीनियर, तो ये लीनियर पूछ रहा है। लीनियर वही पी। लेकिन निकालनी कैसे, वो नहीं समझ आ रहा। सर आ जाते हैं, सर पूछते हैं। हाँ बेटा, हो गया। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन देखो। हम्म यस सर। देखो मैं बता देता हूँ पहले कुछ बातें इसमें। ओमेगा तो कोई इश्यू नहीं, अल्फा भी कोई इश्यू नहीं, लीनियर वेलोसिटी भी निकल जाएगी, लीनियर एक्सीलरेशन में दिक्कत रहेगा। सर लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ओमेगा आर, अच्छा। फिर ओमेगा आर का एंगल, उसके कंपोनेंट्स, और ओमेगा की डायरेक्शन होगी के कैप तो लगाऊंगा, ये तो मालूम है ना भाई। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ओमेगा को, तो ओमेगा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। हाँ। अंदर कौन सा, माइनस एट एक्स। अल्फा भी अंदर की तरफ, बी इक्वल्स टू ओमेगा आर, और बी की डायरेक्शन ये रही, बराबर। यस, टेंजेंशियल होगा ना भी। टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन दो होंगे, तो रेडियल और एक एंगुलर, सॉरी रेडियल और टेंजेंशियल। अल्फा आर जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, आई होप यू नो। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से समझ लो, जो ओमेगा है वो 2t² है, ठीक है। तो अल्फा माने डी ओमेगा वो dt कितना हो गया, 40 अल्फा। यस। अब ये जो अल्फा आर तुम निकालते हो, ए इक्वल्स टू अल्फा, ये ए कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो ऐसा समझो, एक रॉड है, ये इसका एक पॉइंट ओ फिक्स है और एक पॉइंट ए घूम रहा है, ठीक है, इतना घूमती है, ठीक है भाई। ए से बी तक होती है, ये एंगल हुआ थीटा, ये हुआ एस, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, एंगल इक्वल्स टू एस अपॉन एल, ठीक है भाई। एल थीटा इज इक्वल टू एल डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन टी, राइट। मतलब एल ओमेगा इक्वल्स टू बी। ये वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी टेंजेंशियल नहीं होती है, कोई डाउट ही नहीं, क्लियर। एक बार और डिफरेंशिएट, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये डी वी टी होगा ना भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा ना, तो यस dt सर। होगा। और डी ओमेगा बाई डी टी कितना है, अल्फा एल। आ रहा है। अच्छा अब तुम पूछोगे ये टी अलग से क्यों बोला, तो भाई इस वक्त तो सर्कल में भी घूम रहा है, इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसको वी टी को वी नॉट बोल देता हूँ, ठीक है भाई। तो उसको सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर बाई आर, और डेफिनेटली कहाँ होगा, अंडर सेंट्रिपिटल।
तो रोटेट करता हुआ अगर पार्टिकल अगर एक्सिलरेटेड है, यहाँ से सुन रहा, ठीक है, एक पार्टिकल अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा उसका कांस्टेंट, ठीक है, तो उसके घूमने वाले पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं है, उन सब पे रेडियल एक्सीलरेशन अप्लाई है क्योंकि सब सर्कल में घूम रहे हैं। क्लियर? यस। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो पार्टिकल्स का यानी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका एक्सीलरेशन पूछोगे तो वो 0 नहीं है, सबका रेडियल एक्सीलरेशन है v स्क्वायर पे r v स्क्वायर पे। क्लियर है? जैसे सब सर्कल में घूम रहे हैं। अब हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, अगर हम ओमेगा भी वेरिएबल कर देते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी 0 नहीं है, ठीक है, तो अब सब में एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन आते के साथ साथ सबकी लीनियर स्पीड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमें टेंजेंशियल स्पीड कैसे बढ़ेगी? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया कहाँ से? अल्फा से, at इक्वल्स टू अल्फा अब मजे की बात ये कि जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे जो चीज बताऊंगा ये देखने को मिलती है, जब तो पहले बार बच्चे हैरान हो जाते हैं ये क्या है, ये है ना ए आर। अगर एक्सीलरेशन यहाँ पे पूछा जाए तो उसकी पूरी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, देखो ये रहा ए आर टू सेंटर, है ना, इस पे हैरान हो जाते हैं बच्चे ये क्या है ना, जबकि ये तो शुरू से था। यस सर, ये तो हमेशा ही था। 80 ये रहा, ए आर ये रहा, अब 80 का एक कंपोनेंट इधर, ए आर का एक कंपोनेंट इधर, पहले इसके कंपोनेंट, अब देखो एक्स और वाई कंपोनेंट देख लो इसका काम करता है, समझ रहे हो? यस सर। हमें पूरी एक्सरसाइज आराम से, ज्यादा बड़े एक्चुअली एग्जांपल जो है ना इन्होंने वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी ले रखे हैं, एक्सरसाइज इतनी हैवी नहीं, बट एक बार करनी चाहिए। ये निकाल लोगे ना ये चैप्टर वर्क पर वाला जो उसका रोटेशन वाला है डीसी पांडे, तो मैकेनिक्स मस्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस करें, भारी हो गया आज। अच्छी पढ़ाई हुई थी, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स काफी। हाँ बेटा, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स काफी आज, जो दिक्कत आ रही थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। यस सर। भाई साहब तुम्हारे दिमाग से मैं चल रहा था ना कई दिनों से, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं तुमसे पूछ रहा था काम, और मैं पूछूंगा नहीं आगे। चलो ठीक है। यस।